बच्चों, आज बड़े घर की बेटी प्रेमचंद लिखा हुआ गद्य है। ये गद्य इससे पहले आपको किताब जो है उसको एक बार दिखाऊंगा। हाँ, देखिए बच्चों, ये साहित्य वैभव, ठीक है, साहित्य वैभव प्रथम पीयूसी हिंदी पाठ्य पुस्तक। देखिए आराम से इसको आप क्या कीजिए, पहले सबसे पहले शहर में मिलने वाले किताब घरों में से ये टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक मिल रहे हैं, उसको पहले आप खरीदने के बारे में सोचिए। ठीक है? ठीक है। अब ये पाठ्य पुस्तक के बारे में आपको बताना है। अभी आपको पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, किस तरह का जो किताब खरीदना है उसके बारे में तो आपका मालूम हुआ। हाँ, साहित्य वैभव, ठीक है। उसमें अनुक्रमणिका है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अनुक्रमणिका है प्रथम सोपान यानी गद्य भाग। गद्य भाग में 10 है, वो 10 में से सबसे पहला है बड़े घर की बेटी, ठीक है। उसका रचनाकार का जो नाम है प्रेमचंद, ठीक है। द्वितीय सोपान में 2 भाग है, एक मध्य युगीन काव्य और आधुनिक कविता, ठीक है। पद्य भाग में प्रथमा पद्य मध्य युगीन काव्य में कबीर दास के दोहे हैं और आधुनिक कविता में कुटिया में राजभवन मैथिली शरण गुप्त जी लिखा हुआ, ठीक है। उसी तरह तृतीय सोपान में अपठित भाग यानी कहानियां, सबसे पहले मधुआ यानी जयशंकर प्रसाद जी लिखा हुआ, ठीक है। यह है अनुक्रमणिका। समझ में आए बच्चे? इस के आधार पर अभी प्रथम सोपान में जो आने वाले गद्य भाग, ठीक है, गद्य भाग में सबसे प्रथम गद्य का नाम है बड़े घर की बेटी। छात्र छात्राएं ठीक तरह समझने का प्रयास कीजिए। बड़े घर की बेटी, ठीक है, इसका जो रचनाकार है प्रेमचंद। उसका परिचय देखिए। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म काशी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 ईस्वी में जन्मा, ठीक है। कब? 1880, हाँ, सन, ठीक है, 1880 में। आपके पिता का नाम अजय बराय तथा माता का नाम। आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। आपने अनेक उपन्यास लिखे जिनमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने 300 से अधिक कहानियां भी लिखी जो मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। हाँ? और एक बार दोहरा रहा हूं, आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा
क्या है? गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। 8 अक्टूबर सन 1936 को प्रेमचंद जी का स्वर्गवास हुआ। हाँ? कब? 8 अक्टूबर 1936 यानी 1936 में प्रेमचंद जी का स्वर्गवास हुआ। प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है। छात्र छात्राएं, आप समझते जाइए। कहानी में यानी इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की घटना को चित्रित किया है, जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। कौन बना लिया? बड़े घर की बेटी। कौन है? उसका क्या नाम है? आगे आएगा तब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। घर को बिखरता देख आनंदी की सात्विक वृत्तियां जाग उठी। उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देगी। यही इस कहानी का संदेश है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है। यह है गद्य भागों में से प्रप्रथम गद्य का जो नाम है बड़े घर की बेटी का संक्षिप्त सारांश। ठीक है, इसका विकसित रूप ही हम पाठ में यानी गद्य में सविस्तार जानकारी प्राप्त हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप अच्छी तरह कान खोलकर ध्यान मग्न होकर सुनने से आपको बहुत बढ़िया होगा। संक्षिप्त में से 5 या 10 मिनट ये कहानी का जो हाइलाइट्स के रूप में जो रहने वाले अंश को मैं बताऊंगा। ठीक है, यहां पर 2 परिवारों के बीच में चलने वाली घटने वाली कहानी है। एक है गौरीपुर नामक एक गांव है। क्या है? गांव का क्या नाम है? गौरीपुर। ठीक है,
गौरीपुर नामक गांव है। गांव में सबसे नंबरदार जमींदार है। वो जमींदार का नाम है बेनी माधव सिम्हा। उसको अंग्रेजी में आपको समझाने के उद्देश्य से बीएमएस कह सकते हैं। अंग्रेजी में बीएमएस यानी बेनी माधव सिम्हा आपको याद रखने के लिए सुविधा होगी। इनको ठाकुर कहते हैं। ये ठाकुर साहब के दो बेटे हैं। एक का जो नाम है गौरीपुर नामक गांव है। गांव के जमींदार नंबरदार आदमी का जो नाम है बेनी माधव सिम्हा यानी सिन्हा। आपको याद रखने के लिए बीएमएस कह सकते हैं, बेनी माधव सिम्हा। बेनी माधव सिम्हा को गांव में ठाकुर कहते हैं। ठाकुर साहब के लिए कितने बेटे हैं? दो है। ठीक है, दो बेटे हैं। उनमें से बड़ा बेटा यानी ज्येष्ठ पुत्र जो कहते हैं ना, ज्येष्ठ पुत्र या बड़ा बेटा का जो नाम है किसी को मालूम है? श्रीकंठ सिम्हा। देखिए बच्चों, श्रीकंठ सिन्हा। ठीक है, बड़े बेटा का जो नाम है श्रीकंठ सिन्हा और छोटा का नाम है लाल बिहारी सिन्हा। आप भी अंग्रेजी में इसको जैसे उनके बाप का लिया बीएमएस का है ना, उसी तरह आप याद रखने के लिए लाल बिहारी सिम्हा LBC कह सकते हैं याद रखने के लिए। श्रीकंठ सिम्हा के लिए यस जो कह सकते हैं, उसी तरह LBS कह सकते हैं, है ना। आपको ये क्यों कह रहा हूं? याद रखने के लिए बस। ठीक है, ये एक परिवार का संक्षिप्त परिचय। और एक बार बताऊंगा, गौरीपुर नामक गांव है। गांव में एक जमींदार, वो भी नंबरदार आदमी का जो नाम है बेनी माधव सिम्हा। गांव में उनको ठाकुर साहब कहते हैं। ठाकुर साहब के दो बेटे हैं। बड़े बेटा का जो नाम है श्रीकंठ सिम्हा, छोटा बेटा का जो नाम है लाल बिहारी सिम्हा। ठीक है, ये एक परिवार की जो विचार। दूसरा परिवार, क्यों मैं पहले ही बताया, दो परिवारों के बीच में घटने वाली या चलने वाली कहानी। अभी एक परिवार के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं, अभी दूसरा परिवार। यानी एक छोटी सी रियासतों के तालुकेदार यानी तहसीलदार कहते हैं ना हम, तालुक हेड उनको कहते हैं तालुकेदार यानी तहसीलदार कहते हैं। ये तहसीलदार का जो काम करने वाला कौन होगा? ये है बड़े घर की बेटी है ना, बेटी के पिताजी। वो है भूप सिम्हा।
क्या है? भूप सिंह। ठीक है, ये भूप सिंह के लिए 7 लड़कियां हैं। कितने हैं? 7 लड़कियां हैं। 7 लड़कियों में से चौथा लड़की का जो नाम है आनंदी। देखिए 7 लड़कियां हैं। किसको? दूसरे परिवार के बारे में बता रहा हूं। भूप सिंह के लिए 7 लड़कियां हैं। वो 7 लड़कियों में से चौथी लड़की का जो नाम है आनंदी। ये 7 लड़कियों में से बहुत रूपवती और गुणवती, इस तरह दूसरे परिवार की जो कथा। मगर ये भूप सिंह के लिए दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। क्या है? दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। इसका मतलब है 7 लड़कियां। पहले 3 लड़कियों का ब्याह यानी शादी हुआ है और चौथा लड़की आनंदी का शादी भी कराना है भूप सिंह जी। मगर किसके साथ वो कराएगा? कैसे कराएगा? इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? अभी पाठ्य पुस्तक को देखना पड़ता है, यानी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसको मैं क्यों कहा? बड़े घर की बेटी में, और एक बार बता रहा हूं, 2 परिवारों के बीच में चलने वाली कहानी। पहला भाग के अंतर्गत आने वाले परिवार के जो मुखिया का जो नाम है बेनी माधव सिंह, दूसरा परिवार के मुखिया का जो नाम है भूप सिंह। ये दोनों परिवारों के बीच में चलने वाली कहानी है। ठीक है, इतना याद रखिए बच्चे। इतना याद रखने से आराम से आप समझ सकते हैं ये कहानी में क्या है। आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं आगे क्या आने वाला जो विचार होगा। देखिए, बेनी माधव सिंह गौरीपुरा गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पिता किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर उनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी। मरम्मत ठीक ठाक कराना, कहीं ना कहीं छेद पड़ा हुआ जो रहता है उसको ठीक ठाक कराना। उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे, उन्हीं के यानी बेनी माधव सिंह के पिताजी के कीर्ति स्तंभ यानी उनके पैसे से वो मरम्मत हुआ था या किया था। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। क्या झूमता था? हाथी। अब उसकी जगह एक बूढ़ी बैंस थी। इस दरवाजे पर जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष ना रहा था। देखिए, बूढ़ी बैंस जो थी ना, उसमें से सिर्फ अस्थि पंजर के सिवा यानी अलावा कुछ नहीं रहा। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। देखिए, यहां पर एक शब्द आ गया,
हांडी, यानी वो भी किसान जो परिवार है ना, वो भी गांव की जो कथा है ना, गौरीपुर नामक गांव की जो कथा है ना, ये इसमें यानी जमींदार जो परिवार में गाय बैल ये सभी तो हम देख सकते हैं ना, इसीलिए वहां पर दूध के लिए कमी नहीं थे। इसीलिए जिसके घर में गाय नहीं है यानी दूध की जो कमी है, उस तरह रहने वाले लोग हांडी के साथ उनके घर आते थे। शायद समझ में आया होगा। हांडी यानी एक बर्तन, छोटा सा बर्तन या बर्तन। बेनी माधव सिंह अपने आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक ना थी। वार्षिक यानी एनुअल इनकम जो कहते हैं ना, वो कितने थे? 1000 रुपये। आजकल कहने से क्या सर? 1000, ओनली 1000 वी आर स्पेंडिंग इन 1 week or 2-3 days. What you are telling? ओके बच्चे, मगर उस जमाने में 1000 का है तो बहुत ज्यादा यानी मूल्य वैसा थे। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। कौन किस परिश्रम किया? श्रीकंठ सिंह। ये श्रीकंठ सिंह बहुत पढ़कर बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स जो कहते हैं, बीए 2 वर्ण का विकसित रूप बैचलर ऑफ आर्ट्स जो कह सकते हैं, उसका मतलब है श्रीकंठ सिंह बीए पढ़ चुका है। अब एक दफ्तर में नौकर था। दफ्तर आप सबको मालूम है, दफ्तर यानी कचहरी, ऑफिस। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुकुड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। देखो, सवेरे सुबह सुबह ही 2 सेर, आजकल आप कह सकते हैं ना लीटर, उस तरह के अंतर्गत रहने वाला दूध, वो भी गर्म ना किए हुए दूध को पीता था। कौन? दूसरा बेटा है ना लाल बिहारी सिन्हा, वो पीता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। न्योछावर, त्याग, सैक्रिफाइस। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। देखिए, कांतिहीन यानी देखने में उतना अट्रैक्टिव फेस जो कहते हैं ना, उस तरह का जो फेस श्रीकंठ सिंह का नहीं था, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके वो पढ़ रहा था। कभी कभी खाना नहीं मिलता था, फिर भी वो पढ़ना नहीं छोड़ा। इसलिए कांतिहीन मुख। इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। आयुर्वेदिक, इंग्लिश मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कहते हैं ना, मगर इन दोनों में से श्रीकंठ सिंह के लिए आयुर्वेदिक
जो मेडिसिन है ना उसमें से यानी औषधियों में उनके लिए अधिक विश्वास था। देखिए बच्चों, आजकल ये इंग्लिश मेडिसिन से ना क्योर यानी चिकित्सा लेने के बाद भी अगर अच्छी तरह नहीं होने से हम कहाँ जाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के तरफ हम जाते हैं ना। उसी तरह शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रायः करल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। उनके कमरे में किनके? श्रीकंठ सिंह के। करला यानी चक्की पीसते हैं ना, चक्की मालूम है बच्चों आपको? चक्की यानी कन्नड़ा में बीसो कल्लू जो कहते हैं ना, वो पीसते समय किस तरह का जो आवाज आता है ना, उस तरह कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। इस तरह श्रीकंठ सिंह मेहनत से काम करता था। इसके वजह से उन्होंने एक दफ्तर में काम करना यानी शुरू किया। ये है प्रथम प्यारा जो कहते हैं ना, प्रथम प्यारा में। और एक बार दोहरा रहा हूं, याद रखिए, गौरीपुरा में कौन रहता है, उनका नाम क्या है, उनके लिए किस नाम से गांव के लोग पुकारते थे, उनके लिए कितने बेटे थे, वो बेटे क्या क्या करते थे, ये सभी ये पहला पैराग्राफ में आपको जानकारी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा बच्चों। अब चिंता मत कीजिए, अगर समझ में ना आने से भी घर में जाकर ये क्या 2 बार अपने आप तल्लीनता के साथ शांत मन से पढ़िए, फिर भी समझ में नहीं आने से आपको समझाऊंगा। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। किसको निंदा या तिरस्कार करते थे? अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के। देखिए बच्चों, क्योंकि ये उस जमाने की जो कथा है, कहानी है, इसमें यानी गद्य में, इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। किसका सम्मान था? किसका बताइए? श्रीकंठ सिंह। आप गलत मत मानिए कि यानी असमंजस में बेनी माधव सिंह कह सकते हैं, मगर बेनी माधव सिंह नहीं है। क्या है? श्रीकंठ सिंह के लिए सम्मान, सत्कार। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। रामलीला के वही जन्मदाता यानी नाटक यानी ड्रामा, वो भी इधर ही दिया गया है। गद्यकार यानी लेखक मुंशी प्रेमचंद जी दशहरे के समय यानी अक्टूबर में हमें यानी पहले समय छुट्टी मिलता था ना, तब इन्होंने गांव में रहने वाले इनके दोस्तों के साथ
ड्रामा यानी नाटक के बारे में सोचते थे और खेला करते थे। इसीलिए उसका कंपनी का जो नाम है रामलीला। गद्य में नहीं है कंपनी, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। रामलीला नामक सम्मिलित होकर जन्मदाता यानी उसका शुरुआत किसके द्वारा हुई? श्रीकंठ के द्वारा। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, स्त्रियों को यहां पर बहुत कम यानी लड़कियां होंगे, वहां आपको गुस्सा शायद आ सकता है। देखिए, आजकल स्त्रियों को कुटुंब मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। जाति और जाति और देश ये दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। कौन? श्रीकंठ सिम्हा। छात्र छात्राएं, मैं बार बार क्यों यहां पर उंगली उठाकर दिखा रहा हूं, आप समझिए, समझने का भरसक प्रयास कीजिए, तब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इधर यानी कक्षा में कान खोलकर एक बार शांत मन से सुनने से ये अपने आप याद रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। ललनाएं, स्त्रियां, लड़कियां, औरतें, हमारे बच्चे, कॉलेज के बच्चे, वो भी लड़कियां जो कहते हैं ना, उस तरह जो रहने वाले ललनाएं। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थी। गांव के ललना ये है ना, स्त्रियां है ना, ये श्रीकंठ सिंह को देखते ही उनके साथ कोई भी बात नहीं करना, उनको नहीं देखना, क्योंकि हमारा उल्टे विरुद्ध बातें करने वाला है, इसलिए वो हमारा शत्रु है। वैसा मानने वाले ललनाएं भी थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। स्वयं उनकी पत्नी कौन है? आगे आएगा, चिंता मत कीजिए बच्चों, पत्नी का क्या नाम है? इसलिए नहीं कि उसे अपने सास, ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी। घृणा, तिरस्कार, नेग्लेक्ट, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह से और एक बार यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। देखिए बच्चों, ये मुझे याद आ रहा है कि अलग खिचड़ी माने यानी पहले यानी आप और हमारे बाप के जो समय पे जॉइंट फैमिली थे, मगर आजकल जॉइंट फैमिली को देखना बहुत मुश्किल हो गए हैं, है ना बच्चा? शायद उत्तरा कर्नाटका में जाना पड़ता है, जैसे सास, ससुर, देवर या जेठ आदि नाम
आजकल छोटे बच्चों को पता नहीं है किसको सास कहना है, किसको ससुर कहना है, ये सभी मालूम नहीं है, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली नहीं है ना, इसीलिए पूरा का पूरा अलग अलग रहना चाहते हैं, अलग अलग रहकर अपना जिंदगी बिता रहे हैं। इसीलिए आजकल, आप गलत मत मानिए, आजकल जॉइंट फैमिली का है तो क्या हो गया होगा बताइए, पति पत्नी साथ रहे तो वही जॉइंट फैमिली है ना। ठीक है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़, फानूस, ऑनररी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ थे। यानी एक तालुक के हेड यानी मुखिया, वो कैसे रहना चाहिए, इनके घर में क्या क्या रहना है, ये सभी तालुकेदार का जो काम करने वाले भूप सिंह के घर में थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सब की सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया, तो आंखें खुली हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी, वह अपनी सब बहनों में से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं, माता पिताजी भी अधिक चाहते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा लाडले से प्यार से उसको हम देखभाल करते हैं। बच्चों, आपको भी अपने घर में जो रहने वाले माँ बाप हो या बुजुर्ग लोग भी आपको किस तरह नाम से पुकारते हैं, वो नाम से ही आपका नाम अलग रह सकते हैं, यानी ये छोटा हो या बड़ा हो या लंबा हो जो रह सकता है, मगर उसको शॉर्ट फॉर्म में नन्नी मुन्नी सुन्नी जो रख के यानी पुकारते हैं ना, उसी तरह। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करे। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। देखो, वो भी रूपवती गुणवती लड़की थी, मगर उसको किसके साथ शादी करना है यानी कराना है, ये तालुकेदार भूप सिंह के लिए चिंता। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। चंदे, शायद नागरी प्रचार का चंदा था। चंदा यानी उदाहरण के अंतर्गत, बच्चे ज्यादा आपको भी पता है, उदाहरण के अंतर्गत गणेशा फेस्टिवल, गणपति हब्बा जो कहते हैं ना, तब स्ट्रीट में गली गली में गणपति को हम क्या करते हैं, 2-3 दिन रखकर पूजा वगैरह जो करते हैं ना, उसी तरह करने के लिए उन्होंने जो क्या करते हैं, हर घर में जाके चंदा वसूल करते हैं। 100 रुपये हो, 50 रुपये हो, जितना देते उतना लेते हैं। उस तरह श्रीकंठ सिंह नागरी प्रचार का चंदा वसूल करने किसके घर आए, भूप सिंह के घर आए। भूप सिंह के घर आने के बाद भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। मगर भूप सिंह इधर बैठा है, यानी यहाँ पर श्रीकंठ सिंह जो बैठा है,
मगर श्रीकंठ सिंह के साथ बातचीत जो करते हैं ना, उससे ही पता चला कि यानी रूपवती गुणवती चौथी लड़की का जो नाम है आनंदी, आनंदी के लिए ये श्रीकंठ सिंह अच्छा लड़का मानकर बहुत धूमधाम से ब्याह हो गया। धूमधाम ब्याह शादी, समझ में आया बच्चों? अभी श्रीकंठ सिंह का ब्याह किसके साथ हुए? आनंदी के साथ। ये शब्द है देखिए, ब्याह। कुछ लड़कियां हंस रहे हैं, कुछ बच्चे हंस रहे हैं, ब्याह यानी शादी कहते हैं। ये ऐसा वो शब्द का अर्थ है, इसलिए आपका चेहरा मुस्कुराहट का चेहरा दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, हंसिए, कोई बात नहीं है। आनंदी अपने नए घर आई तो यहाँ का रंग डंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, टीम टाम यानी लग्जूरियस लाइफ, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी। यहाँ यानी आनंदी ब्याह होने के बाद श्रीकंठ सिंह के जो घर आए ना, घर में नेम सेक जो कहते हैं, नेम सेक के लिए भी इस तरह का जो चीजों को वो देख नहीं पाती। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहां श्रीकंठ सिंह के घर यानी पति के घर नाम मात्र को भी ना थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, देखिए हाथी घोड़ों को कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहाली तक ना थी। देखो घर में सुंदर बहाली तक भी नहीं थे। हाँ? और रेशमी स्लीपर साथ लाई थी। रेशमी स्लीपर वगैरह जो लाई थी, वो कहाँ? गार्डन में पैदल घूमने के लिए जो आते हैं मानकर, मगर इधर गार्डन कहाँ है? कुछ नहीं है। हाँ? यहां बाग कहाँ? मकान में खिड़कियां तक ना थी, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। देहाती किसान परिवार, गंवार जो कह सकते हैं। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के समान कभी देखी ही ना थे। देखिए भगवान सारे के सारे औरतों को इस तरह का जो गुण दे चुका है। देखिए 18 साल हो या 20 साल हो या 25 साल तक अपने बाप के घर में जो रहते हैं, ब्याह या शादी होने के बाद उनके घर में हाव भाव स्थिति कैसे जो रहते हैं, उस स्थिति को एडजस्ट यानी सहृदयता से, सहकारिता के मनोभाव से वहां पर काम करना शुरू करते हैं। चाहे जितना भी कहो हमारा श्रीकंठ सिंह हो या लाल बिहारी सिंह इस तरह काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है पुरुष से इस तरह निभाने का जो गुण नहीं है। बच्चों यानी लड़के
मुझे गुस्से से देख रहे हैं ना, लड़कियों को तारीफ कर रहे हैं ये सर, लड़कों को गाली दे रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, हाँ, मगर भगवान ने इस तरह का जो भाई बर्थ जो कहते हैं ना, उस तरह का जो गुण दे चुका है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। हाँ? एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, भावज भाभी अत्तिगेर, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पांव भर से अधिक ना था, बहुत कम थे। इनके मुताबिक वो बहुत कम थे। इनके मतलब है भावज यानी आनंदी के मुताबिक वो बहुत कम थे, मगर लाल बिहारी के मुताबिक वो ही ज्यादा। हाँ? तो घी पांव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, किफायत यानी बचत। थोड़ा सा आजकल 2-3 स्पून डालकर और 2-3 स्पून अगर रहे तो कल उसको इस्तेमाल करने की किफायत आनंदी जानती नहीं है, यानी लाल बिहारी के भावज जानती नहीं। इसीलिए उसने सब घी मांस में डाल दिया। चिड़िया जो लाई थी ना, हाँ, लाल बिहारी सिंह जो लाए थे ना, उसको पकाने में सारा का सारा घी, सारा का सारा मतलब है पांव भर जो घी थी ना, वो घी को डालकर बहुत तो बढ़िया, जैसे बिरयानी कहते हैं ना, उसी तरह बना दिया। ठीक है। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी ने खाने बैठा तो दाल में घी ना था, दाल में साग सब्जी। हैं? बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, ऐसा ही बैठा है, खाना खा रहा है। हाँ, यहाँ पर जो ऐसा खा रहा है, मगर ये तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर दाल जो है ना, दाल जो रखा है ना, उसमें घी ही नहीं है, क्यों बावज, यानी भाभी जी क्या कारण है, पूछा। कौन पूछा? किसको? कौन पूछा? किसको पूछा? लाल बिहारी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाल बिहारी किससे? आनंदी भाभी से। हाँ? आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? उठ गया यानी खाली हो गया क्या? खाली कर रहे हैं इतना जल्दी? छह, क्या भाभी जी? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पांव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लड़की जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुब्ध से यानी क्षुधा से बावला मनुष्य जरा सरा सी बात पर तिनक जाता है। देखो, क्षुधा यानी झल्लाना, तिनकना। हाँ? और क्षुधा से बावला, बावला यानी वेरी गुड। देखो उनके बीच में कोई ने बताया, बावला यानी पागलपन, वेरी गुड, दुस्साहस। हाँ? तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह डिटाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला यानी गुस्से से बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। देखो उन्होंने क्या कहा, लाल बिहारी सिम्हा आनंदी के जो मायके में घी की नदी, नदी यानी रिवर बहती हो। स्त्री गालियां सह लेती है, मगर मार भी सह लेती हैं।
पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। मायके कन्नड़ा में तवरु मने जो कहते हैं ना, बाप माँ के जो घर के बारे में अगर कहे तो उनके लिए कितना गुस्सा आता है हम कह नहीं सकते। जी हाँ ना लड़कियां, ठीक है, देखो वो भी हाँ हाँ कहते हैं, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाँ आनंदी ने मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। क्या जी, हमारे घर में इतना घी को रोज काम करने के लिए जो आते हैं ना, झाड़ू मारने या बर्तन मांजने या किसी ना किसी अन्य जो काम करने वाले, वो खाते हैं हमारे घर में। हमारे घर के बारे में क्यों बातें कर रहे हो? अच्छा नहीं है। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लूं। देखो पुरुष का ये कमजोरी होगा कि खाते समय इन्होंने वैसा जो बताया ना आनंदी, इस बात को सुनकर लाल बिहारी को बहुत गुस्सा आ गया। इसलिए खाने वाला जो थाली है ना, उसको उठाकर क्या करता है, पलट दी, उनके मुंह पे ऐसा पलट दिया। जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। लाल बिहारी का जो गुस्सा कम नहीं हुई है, इसलिए आनंदी के जो मुंह में जो रहने वाला है जीभ को खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, वह होते तो आज इसका मजा चकाते। वह हो तो बताइए, वह यानी पति श्रीकंठ सिंह। अब अपड़ उज्जड़ ठाकुर से ना रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब भी चाहता उस घर पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और खड़ाऊ यानी पादुका, हाँ, और एक बार देखिए, खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। इसका मतलब है गुमान पर भूली हुई हो, गुमान, इसके आधार पर यानी अपने पति के आधार पर पति आए तो, हाँ, ये लाल बिहारी सिम्हा कह रहा है, तुम्हारा पति को भी देखूंगा, तुझे भी मैं देखूंगा, कोई बात नहीं है मुझे। और आनंदी ने हाथ से कड़ाऊ रोकी। ऐसा उन्होंने मारा ना, तब उन्होंने अपना सिर पर यानी वो भी अपने कान तक जो आ गया, सारे कान और आंख के बीच में जो आया ना, तब उन्होंने ऐसा रोकी। अगर नहीं रोके तो आंख हो या कान को किसी ना किसी तरह का जो घायल होने की जो संभावना थी। देखो, आनंदी ने हाथ से कड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। उंगली में ऐसा रोक लिया ना, तब ये उंगलियों में, हाँ, चोट। क्रोध के मारे हवा से हिलने की पत्ते की भांति कांपती हुई, इस तरह शिवरिंग आ रहा है उनको, कंपन, वाह, और क्या करने वाला है मानकर, हाँ, हिलने की। देखो किस तरह का यानी तुलना कर रहे हैं। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति, पेड़ के ऊपर जो, पेड़ पर जो रहने वाले
पत्ते किस तरह हिलते हैं ना हवा आते ही, उसी तरह यहाँ पर भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। उनके कमरे यानी रूम जो कहते हैं ना, वहां पर आकर खड़ी। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। देखो, पति तक है, हा? उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। यहां पर खून का घूंट जो है ना, वो रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। वो है व्याकरणांश। व्याकरण में मुहावरा या कहावतें जो कहते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर खून का घूंट मुहावरा है। उसका अर्थ है, उसका मतलब है चैन से रहना। यानी ठीक है, आने दो, पति बाद में देखूंगी, वैसा मानकर उन्होंने चुपचाप उनके कमरे में रह रही है। शायद बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आने से भी चिंता मत कीजिए। आपको जो समझ में, जो यानी किस शब्द, वाक्य या वाक्यांश समझ में नहीं आता, उस वाक्य शब्द का बारे में यानी शब्द को समझाकर आपको अगले कक्षा में मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब घर में जाकर खाली 10 या 15 मिनट इसको जो जितना जो मैं पढ़ाया ना, उसको शांत मन से पढ़िए, समझ में आएगा। आप बहुत होशियार बच्चे हैं, है ना? ठीक है, पढ़िए। अगर समझ में ना आने वाले जो भी है उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दीजिए। अगले कक्षा में अगला जो विचार के साथ अगला विचार यानी इसके आगे अब यानी श्रीकंठ सिंह आएगा या नहीं है, कब आएगा, श्रीकंठ सिंह लाल बिहारी को क्या किया, लाल बिहारी क्या क्या बताया अपना बड़े भाई को, बड़े भाई क्या सुनकर अपने पत्नी से क्या कहा, ये सभी जो विचार जो अगला कक्षा में आपको मैं समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया ना? ओके।